आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, यह अध्ययन श्रृंखला सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों को लेकर के चलाई जा रही है। तो इसमें ऐसे ही प्रश्नों का संकलन किया गया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस सीरीज का अवलोकन आप ध्यानपूर्वक करिए और प्रयास करिए कि 100% एक्यूरेसी के साथ इन प्रश्नों को हल किया जा सके। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन क्या कहलाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट आप दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो विवरणात्मक निबंध कहलाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वह अर्धकथानक है। अर्धकथानक या अर्धकथा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1641 ईस्वी में यह रचना हुई थी। अगला प्रश्न है कि एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के अंतर्गत किसके निर्वाह की गणना की जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसमें कार्य, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 106। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो नाटक को पंचम वेद की संज्ञा देने वाले हैं भरत मुनि। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा के लेखक हैं इसमें वे माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने मेरी आत्मकहानी नाम से आत्मकथा लिखी थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इन्होंने 1938 ईस्वी में लक्ष्मीपुरा नाम से पहला रिपोर्टाज लिखा था। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी लिखी गई है जो उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी थी। अगला प्रश्न, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता जो है वह पूर्वीपन है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लू लाल जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार, तो अभी आपने पढ़ा ऊपर लल्लू लाल। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो जवाब हो जाएगा सदल मिश्र। विकल्प बी।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो जवाब हो जाएगा इसमें लल्लू लाल, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही वहां अध्यापन कार्य करते थे। अगला प्रश्न है कि नासिकेत उपाख्यान की लेखक कौन है? तो नासिकेत उपाख्यान रचना लिखी गई है सदल मिश्र द्वारा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना इसमें नासिकेतोपाख्यान है, यह लल्लू लाल की रचना है, यह भी, और यह मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना है। अगला प्रश्न है कि इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो रानी केतकी का जो दूसरा नाम है वह है उदय भान चरित, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना करने वाले हैं सदा सुखलाल, सदा सुख से याद रखिएगा सुख सागर। अगला प्रश्न, सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय आपको बताना है, और सुख सागर का विषय मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना इसमें से कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान इसमें है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जवाब हो जाएगा सदल मिश्र ने, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जवाब हो जाएगा जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लल्लू लाल, इस प्रश्न में देखिए नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन प्रारंभ किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। तो खड़ी बोली का जो श्रेय है वह लल्लू लाल और बलदेव तथा सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प गलत हो जाएगा और यहाँ पर जॉन गिल क्राइस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और इस विकल्प में आपके जो हैं जॉन गिल क्राइस्ट नहीं थे, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत थे और सदल मिश्र इसका जवाब था। ठीक है, कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि आप लोगों का दूर हो गया होगा। यानी आप कह सकते हैं कि खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिल क्राइस्ट और सदल मिश्र दोनों लोगों को जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन लोग प्रसिद्ध हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब इसका हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल माने जाते हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मर्यादा और टुडे पत्र के संपादक कौन थे?
तो मर्यादा और टुडे पत्रों के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी, तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य या प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प 20 का राइट आंसर है। कुछ प्रसिद्ध कथनों को देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। नगेंद्र का कथन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य जीवन की आलोचना है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। और मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो हिंदी के प्रहरी के नाम से जाने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान द्वारा किया गया। तो बिहारी हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। कालिदास त्रिवेदी जो हैं यह औरंगजेब के दरबारी कवि थे, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वर वधु विनोद, कालिदास हजारा, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद आदि ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका जो है जाएगा केशव प्रसाद मिश्र को, केशव प्रसाद मिश्र, जो कि इसमें विकल्प में नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, नीचे दी गई है। श्याम सुंदर दास ने योग की मधुमती भूमिका तथा मधुमती भूमिका योग सबसे साधारणीकरण का संबंध जोड़ा, जबकि केशव प्रसाद मिश्र ने मधुमती की भूमिका से साधारणीकरण का संबंध जोड़ा है। तो इस हिसाब से विकल्प केशव दास जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आयोग ने श्याम सुंदर दास को जोड़ दिया था। इसके अलावा जगन्नाथ ने कहा कि साधारणीकरण जो भ्रम जनित कहते हुए इनके स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की। साधारणीकरण को भ्रम जनित कहते हुए इसके स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की है पंडित जगन्नाथ ने। तो वहीं साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करने वाले हैं भट्टनायक महोदय, और आचार्य शुक्ल ने अवलंबन अथवा आलंबन धर्म को साधारणीकरण माना। तो कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना हुई थी अलीगढ़ में, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1877 ईस्वी में बाबू तोताराम ने इसकी स्थापना की थी, बाबू तोताराम ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में कौन सा सर्ग भरा जाएगा। तो महाकाव्य में सर्ग होते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी के जन्मदाता के रूप में भारतेंदु जी प्रसिद्ध हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य में क्या होता है। तो महाकाव्य जो होता है इसमें जीवन का बृहद चित्रण किया जाता है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि महाकाव्य और खंड काव्य के समान लक्षण क्या हैं। तो महाकाव्य और खंड काव्य में दोनों में जो है कथानक और उपस्थान का होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य में कितने गुण होते हैं। काव्य में सामान्यतः गुणों की संख्या जो है मानी गई है 3। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है कि जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप पद्य काव्य कहेंगे। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जब गद्य में वर्णन होगा तो उसे गद्य काव्य कहेंगे। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करिए। काव्य रूपों में दृश्य काव्य कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 142 का सही उत्तर नाटक। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। तो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से क्या कविता के पदों की सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प सी काव्य गुण। अगला प्रश्न है कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं। तो चमत्कार की क्षमता रखने वाला जो एक ही श्लोक होता है वह मुक्तक कहलाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। तो जवाब इसका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। वी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है और ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक फिर रिक्त स्थान नहीं होता है। तो इसमें भरा जाएगा आपका विविधता और विस्तार। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब नकेनवाद और प्रपदवाद एक ही है। तो उस हिसाब से आप जो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश 3 विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प डी इसका गलत विकल्प है। जो पूछा जा रहा है कौन कवि नहीं है तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली बात प्रकट करता है। यह कथन किसका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया होगा। कामता प्रसाद गुरु का कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी इसमें से कौन सी है। तो हिंदी की आदि जननी इसमें संस्कृत है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है और इनकी सबसे लोकप्रिय आरती है ओम जय जगदीश शहरी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इसमें से कोई भी कवि भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय
जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आते हैं? तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, ये यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का उपनाम रामेश्वर शुक्ल अंचल है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन हैं? और जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने नरेंद्र कोहली चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 22वां व्यास सम्मान 2012 ईस्वी में न भूतो न भविष्यति के लिए नरेंद्र कोहली को दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? और इस प्रश्न का उत्तर अगर 1936 ईस्वी आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया? रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनना है। तो 1975 ईस्वी, नागपुर। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? तो ये नायिका भेद को संबोधित करते हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केशव दास ने 4 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक लोक प्रसिद्ध होती है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए महाकाव्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा जोशुआ केटलर। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जवाब हो जाएगा सन 1800 ईस्वी में। और यह कई बार रिपीटेड प्रश्न है। देखिए, टीएसटी की पुनर्परीक्षा में, पीएचडी की परीक्षा में, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं आपसे विदा, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन हम ले आपसे विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।